आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी विभाग की विभागीय विशेष व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत ये जो तीसरा व्याख्यान है, इस तीसरे व्याख्यान को हमने 27 अगस्त को के लिए रखा था, निर्धारित किया था। लेकिन हम सब जान रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक और कुछ शोध छात्र भी, और हमारा पूरा विभाग और कॉलेज के प्राचार्य और छात्र भी जान रहे हैं कि हमारे बीच में हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष, मेरे श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर रमेश गौतम का एक लंबी, ये कहिए कि एक कोरोना से जूझते हुए लंबे समय के बाद करीब 2 महीने पश्चात वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। गौतम जी के विषय में सब यहाँ जानते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारी जो नियुक्ति और जो प्रोन्नति है उनमें उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका हाथ रहा है। और हिंदी विभाग में आज का जो विषय है वो भी कहीं ना कहीं गौतम जी को ही, कहीं ना कहीं उनके जो अध्ययन क्षेत्र था हिंदी नाटक में, उसकी तरफ इशारा करता है। तो मेरा आप सब से एक विनम्र अनुरोध है कि हम 2 मिनट का मौन गौतम जी की स्मृति में, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। ओम शांति। अब मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज के व्याख्यान का, विभागीय विशेष व्याख्यान 3 का जो विषय है वो है सत्ता व्यवस्था के सवाल, बरक्स अंधेर नगरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो डॉक्टर अर्चना उपाध्याय आज की वक्ता हैं। डॉक्टर अर्चना उपाध्याय विभाग की वरिष्ठ शिक्षिका हैं। मैं औपचारिक रूप से शुरुआत करने से पहले, व्याख्यान में वक्ता को आमंत्रित करने से पहले, चूंकि परंपरा है हमारे बीच में प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार उपस्थित हैं, मैं सर से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। इस कड़ी की, इस श्रृंखला कड़ी के तीसरे इस व्याख्यान की विधिवत शुरुआत से पहले वो अपनी बात रखें। डॉक्टर रमेश कुमार जी। अनम्यूट कर लीजिए सर, शायद म्यूट हो गया है। आवाज जा रही है अब? हाँ, आ रही है अब, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। सर्वप्रथम तो मैं
जितने स्क्रीन पे मुझे साथी दर्शन दे पा रहे हैं उन सबका स्वागत है। रामरूप जी हैं, नीलराज साहब हैं, अमित हैं और अर्चना जी भी होंगी, हाँ लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। अर्चना जी भी हैं, सुमित्रा मैम भी हैं, अनिल कुमार चलिए, सिंह भी हैं, प्रशांत जो जी हैं। जी जो भी प्रशांत जी तो मेरे साथी हैं, जी। यही हैं। रामरूप जी हैं। रामरूप जी भी हैं और चलिए जो भी हैं, दिख रहे हैं वो भी, ना दिख रहे हैं वो भी, सबका स्वागत है। बच्चों का भी जो जुड़ रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ेंगे, उन सबका स्वागत है। और मैं हिंदी विभाग के टीचर इंचार्ज जो हमारे हैं अमित जी, वो एक बहु प्रतिभा के स्वामी हैं। चाहे वो शिक्षक के संघर्ष की बात हो, अकादमी की बात हो, संगोष्ठी की बात हो, एफडीपी की बात हो। अभी 15 दिन का एफडीपी का आयोजन एक बहुत ही कठिन कार्य था जिन्होंने किया, संपन्न किया, और उससे इनका कितना फायदा हुई नहीं पता, लेकिन कॉलेज के आईक्यू से बहुत फायदा हो रहा है। तो कॉलेज को आगे ले जाने में बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं अमित जी का व्यक्तिगत मित्र के हैसियत से, संस्था के मुखिया के हैसियत से और एक शिक्षाविद की हैसियत से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आभारी हूँ इनका, जो कॉलेज के विकास में इतना योगदान दे रहे हैं और देते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। आज का जो विषय है सत्ता व्यवस्था के सवाल, और आगे तो साहित्य है, नाटक है, गद्य है, कहानी है, जो भी है, मतलब साहित्य के दायरे में वहाँ मेरा कोई प्रवेश वर्जित है। अगर उसमें हस्तक्षेप करूँगा तो कहीं न कहीं अति उत्साहित बात हो जाएगी। लेकिन सत्ता के सवाल तक तो मेरी पहुँच है, वहाँ तक तो मेरी पकड़ है, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते। सत्ता व्यवस्था पे सवाल जो उठाए हैं वो सही है। अब उस नाटक में उन्होंने किस सत्ता का सवाल किया मुझे नहीं पता। ये राजनीतिक शास्त्र में सत्ता यानी सरकार के कई प्रकार होते हैं और वहीं से सत्ता की बात निकलती है। वही शायद गंगोत्री आगे बनेगी इसकी। कभी राजतंत्र था, फिर वर्गतंत्र हुआ, फिर अधिनायक तंत्र हुआ, लोकतंत्र है कि अधिनायक तंत्र है, धर्मतंत्र है, पोप का राज्य है कि मुल्ला ब्रादर का राज्य है कि अकृता चंद्र, अब एक तालिबानी तंत्र भी शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ी सत्ता किस तरह की सत्ता, सवाल है किस तरह की सत्ता है। जनता ने सत्ता बनाई है या कुछ मुट्ठी भर लोगों ने सत्ता बनाई है। मुट्ठी भर कौन है, उदारवादी हैं, अधिनायकवादी हैं, कौन लोग हैं, या तालिबानी हैं या कट्टर धर्मावलंबी हैं। तो किस तरह का तंत्र है, ये सबसे बड़े सत्ता का सवाल है। जैसी सत्ता होगी वैसे सारे काम होंगे। जैसे अब कई बार लोकतंत्र भी गैर लोकतांत्रिक स्थितियों को सहारा लेता है। वो चाहे सेंसरशिप की बात हो, चाहे वो किसी तरह की बात हो, या एक जनता को अपने तरह से जिसे हम कहते हैं कल्चर, तो लोकतंत्र में या किसी तंत्र में या हर तरह के सत्ता के तंत्र में एक सवाल उठता है कि जनता को उस सत्ता के समर्थन में कैसे तैयार किया जाए, उनके मन को कैसे मोड़ दिया जाए।
उनके मन को मोड़ने के लिए क्या क्या उपाय क्या अपनाए जाएं। उपाय न्यायोचित है, न्याय संगत है, नैतिक है, अनैतिक है। राजनीति में चीज देखी नहीं जाती, वो देखती बस जनता को ऐसा मन कर दो कि वो सत्ता का समर्थन करने लगे और सहर्ष स्वीकार कर ले। जिसका एक अनूठा उदाहरण है चीन में, जिसका कल्चर रिवोल्यूशन। कल्चर रिवोल्यूशन क्या है? एक ऐसी कल्चर बनाई जाए तो जनता को लगे कि ये ठीक है, यही सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। कहीं पे जब राजनीतिक लोकतंत्र की हानि पहुंची तो कहते हैं नहीं, ये राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, हमें तो आर्थिक तंत्र चाहिए, समानता चाहिए, न कि झूठी आज़ादी बोलने की, पढ़ने की, रोटी की आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी के प्रकार की डिफिनेशन देने लगते हैं। अभी बाकी तंत्र पर तो चर्चा करूंगा तो बहुत विषय बढ़ जाएगा, समय भी कम पड़ जाते हैं, फिर आयोजक के लिए दिक्कत हो जाती है। अभी तालिबान तंत्र में देखिए कि तालिबानी जब शासन आया, सबसे ताजा सत्ता तंत्र है, सबसे ताजा सवाल है। इसके क्या है? अभी सरकार नहीं बनी है, तालिबानी कह रहे हैं, मुल्ला ब्रादर कह रहे हैं कि हम जो है देश से महिलाओं को आज़ादी देंगे, मीडिया का स्वतंत्र रखेंगे, सभी देशों से संबंध अच्छे रखेंगे। अब बताइए, अभी सत्ता पर दुनिया सवाल उठा रही है, कुछ समर्थन दे रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ शंका व्यक्त कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। भारत सरकार अभी तक निर्णय नहीं कर पाई है कि हमें क्या करना है। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने एक सवाल उठाया है, जो कश्मीर के सिकंदरुल्लाह जी के लड़के हैं, मुख्यमंत्री भी हैं कश्मीर के, रहे हैं पीछे। तो सर पहले ये सरकार तय करे कि तालिबान आतंकी शासन है या गैर आतंकी है, और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है कि तालिबान से हम संबंध खराब नहीं करेंगे, दोहा में हमने तय कर दिया। अब दोहा में जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं और देश में आतंकवाद का विरोध करते हैं, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये अध्यक्षता कर रहे हैं, तालिबान का नाम भी लेना नहीं चाहते हैं। ये बड़े अजीब किस्म के अनबूझे पहेली हैं। तो ऐसे सत्ता का के सवाल क्या इस नाटक में उठाए गए हैं? क्या ऐसे कल्पना भी की गई है? जैसे मैं एक छोटा सा प्रसंग देता हूँ। एक सीरियल आता है लापतागंज, आता है राय साहब, लापतागंज सीरियल आता है। उसमें बहुत पहले दिखाया गया था कि गांव के लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। 86वां या 87वां एपिसोड था, जो 2, 3, 4, 5 साल पहले टेलीकास्ट हुआ था। उसमें लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीमारी बाहर से आई है। उस लेखक की कल्पना देखिए, कब उसने कल्पना किया था कि लोग मास्क लगा कर घूमेंगे, जो हमारी एक सच्चाई देख रहे हैं। तो क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इस नाटक में या नाटिका में इस तरह के क्या कोई भावी संदर्भ है, कोई भावी प्रसंग है, इस तरह की कोई कल्पना है, या उसी समय की कल्पना है? तो ये तो साहित्यकार लोग हमसे बेहतर समझते हैं। साहित्यकार संवेदनशील होते हैं, और जब वो अपनी संवेदनशीलता को शब्दों में स्वरूप देते हैं, काफी सजग होते हैं, बड़े शालीनता से अपनी बात को कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज सत्ता पे सवाल, ये जो चर्चा होगा, वो कुछ नाटक से हट करके और नाटक को वर्तमान समय के समसामयिक संदर्भ में रखकर
अगर हमारे व्याख्यान देने वाली विदुषी महिला और वरिष्ठ हमारी सहयोगी वरिष्ठ साथी अर्चना जी उस तमाम नाटिका को या नाटक को वर्तमान संदर्भ में अगर उसको लिंक करने का, जोड़ने का प्रयास करेंगे तो इस वर्तमान पीढ़ी को के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा। तो मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ समय ज़्यादा ले रहा हूँ, तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अभी अमित भाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, अपनी चिंता व्यक्त करने का। तो मुझे जो समझ में आया मैंने अपने सवाल रखे। आगे अर्चना जी पर निर्भर करता है कि उसको हमारे लिए कितना सुगम बनाती है, समझने लायक बनाती हैं। तो ये तमाम साहित्य समाज को, हमारे भी बड़े साहित्यकार बैठे हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से नमन करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अमित भाई का धन्यवाद करता हूँ और हमें मौका देने के लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अमित भाई अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगा, मुझे आज्ञा दें वाणी बहुत को विराम बहुत देने का। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अपेक्षा रखी, जहां तक एफडीपी या अन्य कार्यक्रमों की बात है, वो तो अकादमिक जिम्मेदारी है और उस अकादमिक जिम्मेदारी का एहसास हमें खुद ही है। और आपने उसको थोड़ा सा सराहना की, तो विभागीय स्तर पर हमने ये सारा प्रयास किया और विभाग को ही इसका पूरा श्रेय जाता है और कॉलेज प्रशासन को भी जाता है। जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सामूहिक गति से ही आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और जहां तक सवाल नाटक की बात है, मैं अब आगे विलंब ना करते हुए, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न की जय बास। जहां पर आपने पूछा ये नाटक किस प्रकार से आगे बढ़ता है, ये हम सब जान रहे हैं कि वो अंग्रेजों का समय था, दास्ता का समय था, लेकिन दास्ता से ज्यादा व्यवस्था पर सवाल उठाया भारतेंदु ने और ये बताया कि जो अराजकता है, मूल्यों की जो अराजकता है, वो भी सत्ता में किस प्रकार अपना घर करके और जन सामान्य के लिए त्रासद स्थिति उत्पन्न कर देती है। यही कहीं ना कहीं संकेत जाता है अंग्रेजों के समय में। तो अब मैं आज की वक्ता डॉक्टर अर्चना उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि वो विधिवत रूप से आज का अपना व्याख्यान हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर अर्चना उपाध्याय जी। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारा आयोजक मंडल एवं समस्त श्रोतागण, मैं सभी का आज की इस चर्चा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जो विषय लिया गया है वह है भारतेंदु जी का नाटक, जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी। हिंदी के जितने भी पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, सभी ने अवश्य ही अंधेर नगरी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, इतना मुझे विश्वास है। किंतु इस कार्यक्रम में हिंदी से इतर भी अन्य विषयों के शिक्षक एवं विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि नाटक की व्यवस्था या नाटक के पहले नाटक कार्य का परिचय देना भी आवश्यक है। सर्वप्रथम हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही बात करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ है। दुर्भाग्यवश बचपन में ही माता और पिता
दोनों के ही सानिध्य से या उनकी आंचल की छांव से इन्हें वंचित होना पड़ा। बाल्यकाल में ही माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इनकी शिक्षा जो है वह बाधित हुई। इनकी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई, किंतु ये अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, गुजराती, मराठी और बंगला जैसे अनेक भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया और उस पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। इन्होंने प्राचीन विषयों पर और ईश्वर भक्ति पर अनेक कविताएं लिखी और उसके साथ साथ इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार और भारत के स्वतंत्रता पर अनेक कविताएं और आलेख लिखे। इन्होंने कहानी, नाटक, निबंध, कविताएं, यात्रा वृतांत, अनुवाद और संपादन भी किया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका सबसे पहला जो नाटक था वो बंगला नाटक का अनुवाद था जिसका नाम विद्या सुंदर था, और वहीं से इन्होंने नाटक लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया। विद्या सुंदर के बाद इन्होंने अनेक मौलिक नाटकों का भी लेखन किया जो कि कालजयी रचनाएं हैं। इनके नाटकों में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सब कुछ लोकप्रिय नाटक हैं। इन्होंने यात्रा संस्मरण भी लिखे और जो सबसे उल्लेखनीय है वह यह कि इन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका का संपादन किया। और कवि वचन सुधा जो थी वह अपने समय की बड़ी ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी और बड़े बड़े विद्वान और साहित्यकार उस पत्रिका में लिखने में अपना गौरव समझते थे। इसके बाद इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसे पत्रिकाओं का भी संपादन किया और विशेष उल्लेखनीय जो पत्रिका है वह है बाला बोधिनी। जिस समय की महिलाएं पर्दा में रहती थी उनका घर के बाहर निकलना या शिक्षा के लिए प्रयास करना समाज स्वीकार नहीं करता था। ऐसे समय में भारतेंदु जी ने महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए महिलाओं से संबंधित पत्रिका निकाली जिसका नाम उन्होंने बाला बोधिनी रखा। बाला बोधिनी में महिलाओं के शिक्षा कि किस तरह वो स्वयं शिक्षित हो और अपने परिवार को भी शिक्षित करें, उनके स्वास्थ्य से संबंधित लेख,
कि अपने साथ साथ अपने बच्चों और अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी उत्तम स्थिति में रखें। इस तरह की चर्चा और आलेख उसमें किए गए। इसके अतिरिक्त और भी घरेलू विषय जैसे स्वच्छता या गृह सज्जा या पाक कला, इन विषयों पर भी उसमें आलेख आए, जिससे कि वो पत्रिका महिलाओं के लिए रोचक बनाई जा सके। इस तरह की सामग्री उसमें देने का प्रयास किया गया। भारतेंदु जी की जो सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है वह यह है कि इन्होंने कविता को रीतिकालीन प्रवृत्ति से निकालकर समसामयिक परिवेश के साथ जोड़ा। इसीलिए इस काल को नव जागरण युग भी कहा गया, क्योंकि इस काल में जो पुरानी परिपाटी थी उसको छोड़ते हुए जो समाज की नई नई समस्याएं थी, उन समस्याओं पर बातचीत की गई और उनके समाधान की भी उसमें जो है प्रस्तुति की गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा को खड़ी बोली के रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित किया। उसके पहले जो साहित्य था प्रायः ब्रज या अवधी में लिखे जा रहे थे। आप भारतेंदु जी के योगदान और लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस काल में भारतेंदु जी लेखन कार्य कर रहे थे, साहित्य रचना कर रहे थे, उस पूरे काल को भारतेंदु युग का नाम दिया गया। इनके नाम पर उस युग का नामांकन किया गया या नामकरण किया गया। इसके अतिरिक्त उस समय के प्रायः सभी साहित्यकार, जिसमें कि प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट और देवकी नंदन खत्री इत्यादि का नाम आता है, अंबिका दत्त, ये जितने भी साहित्यकार थे उस समय के, इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विचारों से प्रभावित होकर लगभग उसी तरह के लेख और भाषा जो है उसको अपनाया और इन साहित्यकारों को भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों को ही आगे ले जा रहे थे। सन 1880 में काशी के विद्वत समाज ने साहित्य में भारतेंदु जी के योगदान और उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रखरता को देखते हुए इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। इससे पहले इनका नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि है। भारतेंदु अर्थात भारत का इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा। भारत के माथे पर, मस्तक पर जो चंद्रमा की तरह चमक रहा हो, सुशोभित हो रहा हो, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जिस अंधेर नगरी नाटक पर आज हम चर्चा करेंगे, इसकी रचना 1881 में भारतेंदु जी ने की। ये बड़े दुख का बात है, बड़े दुख की बात है कि
भारतेंदु जी का जीवन काल बहुत छोटा रहा। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में भारत का यह इंदु जो है वह पूरी तरह से अपनी चमक को खोकर अस्त हो गया। इनका निधन हो गया। इस तरह भारतेंदु जी का जीवन काल लंबा तो नहीं था, लेकिन बड़ा अवश्य था, महान अवश्य था। इसलिए आज भी हिंदी साहित्य में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वीडियो तुम अपना ऑफ की हो? अब वीडियो अपना ऑफ की हो? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करते हुए अब थोड़ा सा हम अंधेर नगरी की तरफ आते हैं और नाटक के कथा वस्तु पर मैं संक्षेप में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। वो भी इसीलिए क्योंकि जो हिंदी से इतर विषयों के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनको थोड़ी जानकारी अगर नाटक के कथा सार की हो जाएगी, उसके कथा के बारे में संक्षेप से अगर वो जान लेंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी। आगे का जो भी चर्चा है उसको सुनने में वो अधिक हृदय से या जुड़ पाएंगे, अधिक रुचिपूर्वक जुड़ पाएंगे। अंधेर नगरी का जो कथा सार है, कथा वस्तु है, 6 अंकों में इसे जो है लिखा गया है। पहले अंक में बाह्य प्रांत को दिखाया गया है, दूसरे अंक में जंगल, तीसरे अंक में राजसभा है, चौथे अंक में पुनः अरण्य दिखाया गया है। एक और अंक है जिसमें बाजार, और फिर सबसे अंतिम अंक में शमशान का चित्रण है। इस तरह 6 अंकों में, क्रम थोड़ा सा मैं शायद ऊपर नीचे हो रहा है मुझसे, लेकिन यही 6 अंक हैं जिस पर की पूरी कथा आधारित है, नाटक की कथा आधारित है। नाटक के बारे में एक और बात मुझे आवश्यक लग रहा है बताना कि इस नाटक को प्रहसन की श्रेणी में रखा जाता है। प्रहसन नाटक की वह शैली है जिसमें हास्य और व्यंग्य के माध्यम से रचनाकार अपनी बात कहता है। हालांकि इस नाटक में बड़े ही गंभीर मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन फिर भी उसको व्यंग्यात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक शैली में कहा गया है, इसलिए नाटक को प्रहसन भी कहा जाता है या प्रहसन की श्रेणी में रखा जाता है। नाटक में अंधेर नगरी जो नाटक है उसमें यह बताया गया है कि इस नगरी में न्याय और अन्याय में कोई फर्क नहीं है। आरंभ कुछ इस तरह होता है कि बाह्य प्रांत से एक गुरु हैं जिन्हें महंत संबोधित किया गया है नाटक में। महंत जी अपने 2 शिष्यों के साथ, जिनका गोवर्धन दास और नारायण दास नाम है, उसके साथ प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही नगर को देखते हैं। नगर की चकाचौंध और सौंदर्य से प्रभावित होकर वहीं रुक जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि नगर में जाकर भिक्षा ले आओ, जिससे कि ठाकुर जी को भोग लगाकर हम भी प्रसाद पाएं, हमारी भी क्षुधा तृप्त हो। एक शिष्य पूर्व दिशा में जाता है, दूसरा शिष्य पश्चिम दिशा में जाता है। जो गोवर्धन दास नामक शिष्य है
वह नगर के बाजार में पहुंच जाता है और वहां जाकर वह बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि वह देखता है कि वहां हर वस्तु टके सेर मिल रही है। टका मुझे लगता है मुद्रा का एक पैमाना है। तो हर वस्तु वहां पर टके सेर मिल रही है। सब्जी, अनाज, फल, यहां तक कि मिठाई, चूरन और मांसाहार भी जिसमें मछली है, सब कुछ टके सेर है। गोवर्धन दास आश्चर्यचकित भी होता है और प्रसन्न भी होता है। वह मिठाई खरीदकर गुरु के पास आता है और गुरु को सारा प्रसंग सुनाता है। सब कुछ सुनने के बाद गुरु, जो कि बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, शिष्यों से कहते हैं कि इस नगर में रुकना उचित नहीं है, क्योंकि यह नगर तो पूरी तरह से भ्रष्ट लग रहा है। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। नारायण दास तो गुरु की आज्ञा का मानकर, आज्ञा का पालन करके गुरु के साथ चले जाते हैं, किंतु गोवर्धन दास अपनी जिह्वा लोलुपता में फंसकर गुरु के साथ जाने से इनकार कर देते हैं और उसी नगर में ठहरने का निर्णय करते हैं। गुरु उनके इस निर्णय से प्रसन्न नहीं होते, किंतु कहते हैं कि जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, और गुरु चले जाते हैं। इसी दौरान एक दुर्घटना घटती है और नगर में एक दीवार गिर जाने से एक बकरी जो है दब के मर जाती है। बकरी के मरने के बाद फरियादी न्याय की आशा लेकर राजा के दरबार में आता है। राजा बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में सजा देने के लिए उनको बुलाते हैं। वहां क्रमशः सबसे पहले कल्लू बनिया, उसके बाद कारीगर, फिर चूने वाला, उसके बाद भिश्ती, कसाई, गडेरिया और कोतवाल, ये क्रम से बुलाए जाते हैं। लेकिन सभी अपना दोष दूसरे के सिर पर मढ़ते हुए अपने दोष के लिए या उस गलती के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद छूट जाते हैं, स्वयं बच निकलते हैं। अंत में कोतवाल जो है वह फंस जाता है। नगर का कोतवाल, राजा हुक्म देते हैं कोतवाल को फांसी पर चढ़ाया जाए, किंतु कोतवाल बहुत दुर्बल है, दुबला पतला है, कृशकाय है। तो जो फांसी का फंदा है वह कोतवाल के गले में बड़ा हो जाता है। अब यही अंधेर नगरी और राजा का न्याय है। तो विवेकहीन राजा यह न्याय देता है कि अगर कोतवाल के गर्दन में यह फंदा सटीक नहीं बैठ रहा है तो किसी मोटे आदमी को पकड़कर उसको फांसी पर लटका दिया जाए। सैनिक निकलते हैं मोटे व्यक्ति की तलाश में और दुर्भाग्यवश गोवर्धन दास मिल जाते हैं, जो कि मिठाई खा के अच्छा स्वास्थ्य उन्होंने बना रखा है। गोवर्धन दास पकड़कर लाए जाते हैं और फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए सैनिक जैसे ही तत्पर होते हैं, गोवर्धन दास आतुर होकर अपने गुरु को पुकारते हैं। बड़े नाटकीय तरीके से गुरु वहां प्रकट हो जाते हैं। गुरु और शिष्य में कुछ मंत्रणा होती है। उस मंत्रणा के पश्चात एक स्वांग वहां रचा जाता है और गुरु और शिष्य आपस में ही झगड़ने लगते हैं
कि फांसी पर कौन चढ़ेगा। गुरु इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और शिष्य स्वयं फांसी पर चढ़ना चाहता है। उनके इस नोक झोंक को देखकर सैनिक और तब तक राजा, मंत्री, कोतवाल सभी वहां आ चुके होते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं। कारण पूछने पर गुरु बताते हैं, महंत बताते हैं कि इस समय बड़ा अच्छा मुहूर्त चल रहा है और इस मुहूर्त में जो मृत्यु को प्राप्त होगा वह सीधे वैकुंठ धाम जाएगा, उसे साक्षात मुक्ति मिलेगी, फिर जन्म नहीं होगा उसका। यह सुनकर जो विवेकहीन चौपट राजा है अंधेर नगरी का, वह सबको डांटता है और सबको पीछे करते हुए स्वयं फांसी के तख्ते पर खड़ा हो जाता है। यही नाटक का पटाक्षेप होता है। ये अंधेर नगरी का न्याय है और राजा, जो कि जिसका नाम ही चौपट राजा है नाटक में, राजा की विवेकहीनता, उसका न्याय, इस पर जो है कुछ प्रश्न भी हैं और उसका कुछ समाधान भी है। अब हम जो हमारा मूल विषय है, सत्ता व्यवस्था के सवाल, उसकी तरफ अग्रसर होंगे। सत्ता व्यवस्था का जब हम प्रश्न, उन पर जब हम गौर करते हैं तो एक एक पात्र के चरित्र को देखते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए जब हम समझेंगे तो हमें सुविधा होगी। सबसे पहले हम शीर्षक पर आएंगे। नाम है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है, हमारे प्राचार्य महोदय पूछ रहे थे कि इसमें किस तरह के शासन की बात की गई है। तो अब मैं बताऊंगी कि यहाँ अंग्रेजी शासन की बात की गई है, क्योंकि भारतेंदु जी जिस काल में लिख रहे थे उस समय में भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन को इशारा करते हुए ये पूरा प्रहसन, ये पूरा व्यंग्य नाटक लिखा है। अंधेर नगरी शीर्षक जो है वो अंग्रेजी राज के अंधेर गर्दे को दर्शाता है। एक संवाद है नाटक के आरंभ में जहां कहा गया है कि सारे नगर में अंधाधुंध मच रहा है, ऐसा लगता है कि राजा यहां न होकर कहीं विदेश में रहता है। कुछ इस तरह का संवाद है। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी शासक दोनों की तरफ इशारा किया गया है, टिप्पणी किया गया है कि राजा यहां न रहकर विदेश में कहीं रहता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण संवाद है जिसमें कि महंत जी जब नगर में प्रवेश करते हैं तो नगर की चकाचौंध और सौंदर्य को देख कर कहते हैं अपने शिष्य से, बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। लेकिन अब इसमें ये गौर करने की बात है कि नगर दूर से सुंदर दिखाई देता है, अर्थात अंग्रेजी शासन जो था उसकी चकाचौंध दूर से आंखों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी, किंतु हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती।
दूर से चाहे ये चमकती थी, किंतु इसमें सभ्यता के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, संस्कार के नाम पर सब कुछ शून्य था। न्याय के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रजा के प्रति एक जो सहृदयता होनी चाहिए राजा के हृदय में, उसके नाम पर सब कुछ शून्य था। ये अंधेर नगरी राज था। उसके बाद हम राजा को देखेंगे। राजा का नाम ही चौपट राजा है। चौपट अर्थात भ्रष्ट, निरंकुश, विवेकहीन, पूरी तरह से अयोग्य। तो जो अंग्रेजी शासक था उसकी तरफ यहां भी इशारा किया गया है। दरबार का दृश्य है। दरबार में राजा बैठा हुआ है और पूरे सभा के बीच में मदिरा पान कर रहा है। यहां संकेत किया गया है कि शासक जो था वो मर्यादाहीन था। उसके लिए कोई अनुशासन नहीं था और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक भी नहीं था। राजसभा में बैठकर मदिरा पान करता हुआ राजा क्या न्याय करेगा? राजा अपने सुख सुविधा में, अपने भोग विलास में संलिप्त है और पूरी तरह से आत्म केंद्रित है। उसे अपने सिवा, अपने सुख के सिवा, अपनी विलासिता के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। राजा अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। उसे प्रजा के सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। राजा अकर्मठ है। राजा अन्याय को बढ़ावा देने वाला है। राजा असंवेदनशील है। इस एक दृश्य में इतना सब कुछ एक दृष्टि में, एक दृश्य में, एक दृष्टि में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद राजा के जो दरबारी हैं वो पूरी तरह से धूर्त हैं, मक्कार हैं, झूठे लोग हैं, चापलूस लोग हैं। जब राजा फांसी का हुक्म सुनाता है, बकरी को मरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उस समय हरेक व्यक्ति झूठ बोलकर या अपने तर्क या कुतर्क के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर जिम्मेदारी सौंप कर, डालकर खुद मुक्त हो जाता है। तो इस तरह संकेत किया गया है कि उस शासन व्यवस्था में राजा के इर्द गिर्द जो लोग थे वो किस तरह से धूर्त और मक्कार और झूठे और बेईमान और अन्यायी लोग। उसके बाद जो सच्चे और सीधे थे वो जो है मरने के सिवाय और कोई विकल्प उनके पास नहीं था। गोवर्धन दास आम जनता का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कि निर्दोष होते हुए भी राजा के द्वारा मृत्यु दंड की सजा उसे सुनाई जाती है। तो इस तरह शासन व्यवस्था जो है
वह पूरी तरह से डामाडोल थी और उसमें जो आम जनता थी वह दुखी थी, पीड़ित थी। जो चापलूस थे, जो धूर्त थे, उनका बोलबाला था। अगर आज के शासन से जोड़ा जाए, आज की व्यवस्था से जोड़ दें हम, तो कमोबेश आज भी वही स्थिति है, कुछ भी बदला नहीं है। इसके बाद दूसरा पात्र आता है मंत्री। मंत्री की बात करेंगे। जो राज्य का मंत्री होता है, पूरे शासन को सुचारू रूप से चलाने की उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस नाटक में जो मंत्री है, वह यह जानते हुए कि राजा सही नहीं कर रहा है, राजा पूरी तरह से गलत है, वह राजा की चापलूसी करता है, राजा की हाँ में हाँ मिलाता है। इस तरह मंत्री उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो कि औसत से अधिक समझ तो रखते हैं, किंतु अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी तरक्की के लिए या सत्ता से नजदीकी पाने के लिए वो जो है सत्ता का विरोध नहीं करते हैं। सत्ता पक्ष के अन्याय से, विवेकहीनता से आंख मूंद कर बैठे हैं। मंत्री निश्चित ही सोचने समझने की शक्ति रखता था। इस बात का संकेत नाटक में तब मिलता है जब राजा कोतवाल को फांसी की सजा सुनाता है, तो मंत्री अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि यह मूर्ख शब्द यहाँ राजा के लिए आया है, मूर्ख या बेवकूफ कहा गया है, यह बेवकूफ पूरे नगर को ही फूंक दे या पूरे नगर को फांसी पर चढ़ा दे। तो इससे ये संकेत मिलता है कि मंत्री जो है सोचने समझने की शक्ति रखता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ जानते बूझते हुए भी राजा का विरोध नहीं करता। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण जो पात्र है वह है कोतवाल, नगर का कोतवाल, जिसे राजा ने फांसी की सजा दी थी। कोतवाल यहाँ नौकरशाही का प्रतीक है। नौकरशाही किस तरह असंवेदनशील और अकर्मठ है, इस बात का संकेत नाटक में किया गया है। जो अफसर हैं वो अपने धन और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ अपने धन का दिखावा कर रहे हैं, अपने वैभव का दिखावा कर रहे हैं। कोतवाल जब अपनी सवारी निकालता है नाटक में, तो बड़े धूमधाम से निकालता है, जिससे कि नगर के लोग अपना काम धाम छोड़कर उसकी सवारी को देखने लगते हैं। तो यहाँ इस बात का संकेत किया गया है कि नौकरशाही जो थी वो अंग्रेजी शासन में, और आज भी वही स्थिति है, अपने दिखावे में अपने धन और शक्ति का दुरुपयोग कर रही है और आम जनता से कहीं से भी उसके सुख और दुख से, उसके मनोवेगों से जुड़ती नहीं है।
एक पंक्ति है इसमें, बाजार का दृश्य है। बाजार के दृश्य में कुछ कविता के माध्यम से उस शासन व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास किया है भारतेंदु जी ने। तो एक पंक्ति आती है, चूरन अमले सब जो खावे, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। अमला अर्थात अफसर, जो अफसर है वह जो है दूनी रिश्वत पचा रहा है, अर्थात उस शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार था। अफसर भ्रष्ट थे, घूस और सुविधा शुल्क भी लेते थे, तब शायद प्रजा का कार्य करते रहे होंगे। कोतवाल के बाद सैनिक आते हैं। सैनिक जब गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी के फंदे की तरफ ले आता है तो गोवर्धन दास अपने निर्दोष होने की दुहाई देता है और अपने प्राणों की भीख मांगता है। वह न्याय की गुहार लगाता है, न्याय की याचना करता है। तब सैनिक कहते हैं, एक वाक्य है कि तुम्हारा न्याय तो यहां ऐसा होगा जैसा कि यम के यहां भी न होगा। अब यहां सैनिक जो है, जो सिपाही हैं, जिन पर की पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई है, उनकी क्रूरता और अमानवीयता दिखाई जा रही है कि एक और सैनिकों को पता है कि गोवर्धन दास निर्दोष है, फिर भी एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और कहते हैं कि तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा कि यम के यहां भी न होगा। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है, ये अन्याय और अमानवीयता की, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ये अंग्रेजी शासन था, उसका ये दृश्य है। फिर हम बात करेंगे गोवर्धन दास की। गोवर्धन दास आम भारतीय मानसिकता का प्रतीक है। गोवर्धन दास लालच में पड़कर, अपनी जिह्वा लोलुपता में फंसकर या पेट भरने की, क्षुधा तृप्ति की जो आशा थी, उसमें कहीं उलझ गया और उसने अपने गुरु के उपदेश की भी अवहेलना की। उसका दुखद परिणाम उसे भुगतना पड़ा। राजा के द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया गया। हालांकि बच जाता है वो, उसके गुरु उसे उबार लेते हैं, किंतु गोवर्धन दास उस भूखे नंगे भारतीय का प्रतिनिधि है जो कि अपनी रोटी के लिए सत्ता की मनमानी, शासन का अन्याय और विवेकहीनता सबकी तरफ से आंख मूंद लेता है। यहां कहीं ना कहीं भारतेंदु जी यह संकेत भी करना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपना विवेक, अपनी बुद्धि जो है, उसका सदैव प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यवस्था में व्यक्ति रहता है, अगर वहां अन्याय है, अगर वहां दुर्व्यवस्था है और व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी
उस अन्याय की चपेट में स्वयं भी आ जाएगा। उस अव्यवस्था का जो खामियाजा है उसको व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा अगर वो विरोध नहीं करता, अगर वो अपने विवेक को जागृत नहीं रखता। तो गोवर्धन दास के माध्यम से आम भारतीय जनता की उस स्थिति का चित्रण किया गया है जो कि अपनी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए शासन की मनमानी को बर्दाश्त करता है, अनदेखा करता है और उस व्यवस्था में ही जीने के लिए बाध्य होता है। सबसे अंत में फिर हम गुरु की तरफ आएंगे। महंत संबोधित किया गया है। नाटक में महंत जी विवेक के प्रतीक हैं। महंत जी अपने शिष्यों को हमेशा सावधान करते रहते हैं और इस सच का संदेश देते हैं कि जहां भी व्यक्ति और वस्तु के गुणों की कद्र न हो, व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के मूल्यांकन के लिए जहां एक ही पैमाना अपनाया जाता हो, ऐसी व्यवस्था में रहना व्यक्ति के लिए विपत्तिदायक या मुसीबत का कारण हो सकता है। हर इंसान को, हर मनुष्य को हमेशा अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और अपने छोटे छोटे सुखों को अपने स्वाधीनता और स्वाभिमान के मूल्य पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने स्वाधीनता और स्वाभिमान को बचाना व्यक्ति का पहला धर्म, पहला कर्तव्य होना चाहिए। उसे हमेशा अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने छोटे छोटे जो सुख हैं, जो स्वार्थ हैं, उनको नजरअंदाज करना चाहिए और अपने आत्मा की, अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। ये जो है गुरु के माध्यम से भारतेंदु जी ने संदेश दिया है। इस तरह जब हम पूरे नाटक को देखते हैं तो नाटक में निहित जो व्यंग्य और विडंबना है वही नाटक की आंतरिक शक्ति है। अंधेर नगरी नाटक जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है, जिसमें सत्ता की विवेकहीनता और निरंकुशता का पर्दाफाश किया गया है। इसमें
भारतेंदु जी ने अंग्रेजी शासन की जो अव्यवस्था है, जो अंधेर गर्दी है, न सिर्फ उस पर प्रकाश डाला है, बल्कि साथ में यह संकेत भी देते चले गए हैं कि इससे किस तरह बचना चाहिए या इससे निकलने में ही कल्याण है। आम भारतीय जो है इन प्रलोभनों में न फंसे और अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करें। राजनैतिक दृष्टि से आज हम भले ही स्वतंत्र हो गए हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तकनीक के लिए, ज्ञान और विज्ञान के लिए हम आज भी कल के जो हमारे उपनिवेशवादी ताकतें थी उन पर निर्भर करते हैं। यही नव उपनिवेशवाद है और दुख इस बात का है कि इस नव उपनिवेशवाद का तो कहीं विरोध भी नहीं होता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम, आपने अपनी बात बहुत सहजता से, बिल्कुल समग्र रूप में आपने सहजता से अपनी बात रखी और पूरे अंधेर नगरी के अंधेर काल को किस प्रकार से सत्ता व्यवस्था के सवालों को अंधेर नगरी से जोड़कर आपने रखा, हम सब ने सुना। आपके इस विश्लेषण और आपके इस अनुसंधान परक ज्ञान की इस धारा से हम जो है ना पूरी तरह से लाभान्वित हुए। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो दृष्टि है उसका बहुत विस्तार और व्यापक फलक इस व्याख्यान के माध्यम से हमें दिखलाई दिया। अब मैं, क्योंकि प्रश्न काल बहुत जरूरी है, लेकिन मैं बता दूं कि ये चलिए बाद में हम बात रखेंगे। अभी मैं रामरूप जी, जो हमारे डॉक्टर रामरूप मीना जी हैं, वो हिंदी विभाग की जो हिंदी विभाग का मंच है सृजन के परामर्शदाता हैं। तो मैं डॉक्टर रामरूप मीना जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रश्न काल को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और जो हमारे साथियों की, शिक्षक साथियों की, हमारे छात्रों की, हमारे पूर्व छात्र भी जुड़े हुए हैं, अन्य कॉलेज से भी मैं देख रहा हूं, यहाँ पर गुरु नानक देव खालसा से मैडम जुड़ी हुई हैं, अंजू बाला जी, और जिसकी भी जो जिज्ञासाएं हैं रामरूप जी उसका संचालन करें। डॉक्टर रामरूप मीना जी। जी धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रश्नकाल के रूप में जो भी विद्यार्थीगण और संकाय सदस्यगण और जो भी श्रोतागण हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो उनके बीच में हम इस मंच की तरफ से ये अवसर प्रदान करते हैं कि जिनकी जो भी इस आज के विषय के ऊपर जो भी सवाल है, जो भी जिज्ञासा है, तो उससे संबंधित अपने प्रश्न हैं वो आमंत्रित हैं। जी मीना जी, सबसे पहले तो सभी का हार्दिक अभिनंदन जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अर्चना जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी इतने सुविचारित विषय के ऊपर अपेक्षित विस्तार और गहराई लिए हुए वक्तव्य के लिए। और यह व्याख्यान हम लोगों को आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित करता है कि प्रस्तुत रचना इतने समय पहले लिखी गई थी, परंतु प्रस्तुत नाटक में जो सवाल उठाए गए हैं वो आज भी, आज के युग में भी कहीं प्रासंगिक हैं। तो यह समाज को आत्म मंथन के लिए प्रेरित करते हैं कि
कि ऐसे क्या कारण हैं कि उन सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों से, उन विडंबनाओं से हम आज भी मुक्ति नहीं पा पाए हैं। आज भी हम एक समर्थ, स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज की रचना कर पाने में उतने कामयाब नहीं हुए हैं जितने होना चाहिए। आज भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हो पाई हैं कि आम आदमी अस्मिता और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके। तो पुनः आयोजकों को बहुत बधाई और अर्चना जी का हार्दिक आभार इतने सारगर्भित सुचिंतित वक्तव्य के लिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। सुमित्रा मैम के बाद में हमारे बीच में जो भी हमारे संकाय सदस्यगण और विद्यार्थी उपस्थित हैं जो आज के विषय पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो मुझसे ये प्रश्न है वो मैं कर रहा हूँ। कुछ बोलूं? जी सर, जी जी। मैं सवाल नहीं कर रहा जी, एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। सबसे पहले तो मैं जिस विषय पर अर्चना जी ने अपना वक्तव्य दिया वह विषय बहुत प्रासंगिक है। यह जितना प्रासंगिक ब्रिटिश काल में था उससे कम प्रासंगिक आज नहीं है। और शीर्षक बहुत ही अच्छा था। शीर्षक के दो हिस्से थे, सत्ता के सवाल और अंधेर नगरी रचना। इन दोनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अर्चना जी ने बहुत व्यापक स्तर पर अपनी बात रखी, प्रभावशाली ढंग से रखी। और इस व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को भी बहुत लाभ हुआ है, ये मैं निस्संदेह रूप से कह सकता हूँ। इस व्याख्यान में छात्रों को भी ध्यान में रख करके बातें कही गई। इसके लिए मैं अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान था, बहुत प्रभावशाली ढंग से रखा गया था। इसमें एक दो बातें मैं सिर्फ जोड़ूंगा टिप्पणी स्वरूप। चूंकि सत्ता के सवाल से संबंधित यह विषय था, निश्चित रूप से सत्ता का अपना चरित्र होता है। जब से समाज की रचना हुई है, सत्ता किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद रहा है। और जब सत्ता निरंकुश, अनैतिक और अराजक हो जाती है तो उसका चरित्र अमानवीय हो जाता है। सत्ता बदलती है लेकिन उसका चरित्र पूरी तरह नहीं बदलता, चेहरे बदलते हैं। ब्रिटिश काल में जो विसंगतियां थीं, सामाजिक आर्थिक, वे विसंगतियां आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। भारतेंदु का पूरा साहित्य राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति के बीच की यात्रा करते हुए मानवीय भक्ति का साहित्य, उनके साहित्य के केंद्र में मनुष्य है। और पहली बार भारतेंदु के साहित्य में जन पक्षधरता और उसका जनवादी स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अर्चना जी ने कवि वचन सुधा की भी बात कही, हरिश्चंद्र मैगजीन की भी बात कही। कवि वचन सुधा में भारतेंदु ने लिखा था एक जगह कि जब अंग्रेज विलायत से भारत आते हैं तो वे प्रायः दरिद्र होते हैं, किंतु जब लौटकर वे अपने विलायत जाते हैं तो कुबेर बन करके जाते हैं। और इस देश में दुख और अकाल का कारण केवल अंग्रेज हैं। इसमें बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। दुख और अकाल, अकाल तो हम समझ में आता है कि एक अर्थ है उसका,
लेकिन दुख बहुस्तरीय दुख है। तो ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। जो साम्राज्यवादी ताकतें उस समय थीं, चरित्र और चेहरा बदलकर पूंजीवादी ताकतें बन गई और उसका प्रभाव हम पूरी सत्ता व्यवस्था पर देख सकते हैं। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, असमानता, अन्याय, ये किसी न किसी रूप में हमारे समाज, हमारे राष्ट्र में आज भी मौजूद हैं। सत्ता के ये सवाल, क्योंकि ये सारी चीजें सत्ता से जुड़ी हुई हैं, व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये सवाल आज भी अपने जवाब ढूंढ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भाषा के सवाल पर भारतेंदु ने बहुत कुछ कहा। भाषा का सवाल भी जन चेतना से जुड़ा हुआ था। भाषा पर बोलने का मतलब था, हिंदी पर बोलने का मतलब था, वह केवल भाषा की बात नहीं थी, वह जन चेतना की बात थी, जन भाषा की बात थी। और बहुत ही सटीक और बड़े ही सशक्त रूप में भारतेंदु ने इस सवाल को उठाया और मुझे नहीं लगता कि आधुनिक काल में इतने जोरदार तरीके से किसी और साहित्यकार ने इस सवाल को उठाया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, बहुत ही गंभीर साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और निश्चित रूप से उनके उठाए हुए सवाल आज भी हमें झकझोरते हैं और ये सवाल अधिक से अधिक या अपने अधिकांश रूप में सत्ता से ही जुड़े हुए हैं। तो जैसे उन्होंने भाषा पर जो लिखा, उसके मैं दो पंक्तियां आपके सामने रखूं। अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। अब आप बताइए कि 150 साल से भी अधिक समय हो गया भारतेंदु को। 1850 में वो जन्म लेते हैं और 2021 चल रहा है। ये जो भाषा का सवाल उन्होंने उठाया, कि वह सवाल आज जिंदा नहीं है। आज हम समाज में जो अंग्रेजी पढ़ करके विद्वान हो जाता है, केवल भाषा का ज्ञान हो जाता है, उसे हम पढ़ा लिखा मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें सभी विषयों का ज्ञान हो लेकिन अंग्रेजी नहीं आती, तो शायद हम मान लेते हैं कि यह व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है। तो इसलिए उन्होंने व्यंग किया कि अंग्रेजी पढ़ के जदप सब गुण हो तो प्रवीण। एक भाषा मात्र सीख लेने से सर्वगुण संपन्न उस समाज में मान लिया जाता था। आज 150 साल बाद भी लगभग वही स्थिति है। इसलिए यह विषय बहुत ज्वलंत है, बहुत ही सशक्त है, और उतना ही सशक्त और धारदार व्याख्यान अर्चना जी का रहा। मैं एक बार पुनः अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे आयोजन समिति को बधाई देता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम हमारे विभाग में हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम शिक्षकों और छात्रों सभी का ज्ञानवर्धन हो रहा है और प्रेरित हो रहे हैं, और यह श्रृंखला आगे चलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित टिप्पणी की। निश्चित रूप से मैम ने अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में बहुत सारे पहलुओं को छुआ और समसामयिक संदर्भ में नाटक के विभिन्न पात्रों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको उजागर करते हुए हमें बहुत सारी समस्याओं से अवगत कराया। मैं इनबॉक्स में भी देख रहा हूँ बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो इनबॉक्स में कर रहे हैं और जो वैसे भी सुन रहे हैं, तो सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी टिप्पणी, अपना प्रश्न है वो मैम के सामने रख सकते हैं। रामरूप जी, मैं बोलना चाहूंगी। जी मैम। सबसे पहले तो आयोजकों को और अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई। और इतना सबसे पहले तो विषय का चुनाव बहुत अच्छा लगा कि जो आज भी, जैसे अनिल जी ने कहा, बहुत ही प्रासंगिक है। और निश्चित रूप से ये नाटक हमें कहीं ना कहीं जागृत करता है कि किस तरह से सत्ता व्यवस्था में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी एक तरह से सीख है हमें इस नाटक से, जो इस नाटक के माध्यम से अर्चना जी ने सब बच्चों के सामने भी और हमारे सामने दोबारा एक तरह से जैसे जागरण की स्थिति को उपस्थित किया और हमें जगाया
कि हमें कुछ अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ जरूर बोलना चाहिए। दूसरा, अर्चना जी ने जो इसको समायोजित किया है वो तरीका बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से पहले उन्होंने भारतेंदु के बारे में, जो नहीं जानता हिंदी या जिसने ये नाटक नहीं पढ़ा, वो भी बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाया होगा और बहुत ही सुनियोजित तरीके से उसे प्रस्तुत किया कि पहले भारतेंदु जी के बारे में बताया, फिर नाटक के बारे में बताया और फिर एक एक पात्र का जो वर्णन किया कि कौन सा पात्र वहाँ किस तरह का उसका भागीदारी है और उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे महंत के बारे में, राजा के बारे में या कोतवाल के बारे में, सबके बारे में जो एक एक प्रतीकों के माध्यम से बताया, वो सचमुच मुझे लगता है कि जैसे अनिल जी ने भी कहा कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभान्वित रहा होगा और लाभान्वित तो रहा ही होगा। दूसरी बात, जितनी सरलता और सहजता से अर्चना जी से उसने समझाने का प्रयास किया, वो वास्तव में बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो हमें भाषा और अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें वो अच्छी तरह से समझ पाए, और वो अर्चना जी ने बखूबी किया। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। एक बार फिर ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, इसी आशा के साथ और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। रामरूप जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृतित्व को बहुत ही मधुर वाणी में प्रस्तुत किया है। नाटक में उठाए गए न्याय अन्याय के प्रश्नों को बड़ी ही सहजता से उन्होंने प्रस्तुत किया है। अंधेर नगरी में ब्रिटिश शासन की कुव्यवस्था, राजा यानी कि शासक की अयोग्यता, धूर्त दरबारियों के माध्यम से उस समय की शासन व्यवस्था की ओर उन्होंने संकेत किया है। आज भी वही स्थिति है। तत्कालीन व्यवस्था को आज की व्यवस्था से जोड़ते हुए उन्होंने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में स्पष्ट किया है। तो अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। अन्य कोई साथी जो अपना सवाल रखना चाहता है तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे संकाय सदस्य उपस्थित हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि अपना जो भी सवाल है, जो भी टिप्पणी है, कोई भी जिज्ञासा है तो वो रख सकते हैं। रेज हैंड आराध्या त्यागी और भार्गव प्यासी ने हाथ उठाया जी है। जी 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 बोल जी दीजिए जी सर। भार्गव प्यासी, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं। भार्गव प्यासी। आराध्य त्यागी भी हैंड रेज कर रहे थे। अंजलि कनौजिया, बोलिए बच्चों। रामरूप जी आग्रह कर रहे हैं, बोलिए। जी तो मैं पूछ लूं अपना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, आपका जो लेक्चर था काफी अच्छा था मैम। एंड मैम, आपने जो स्टोरी सुनी काफी अच्छी थी मैम। एंड बट मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो स्टोरी बताई वो प्रेजेंट डे सिनेरियो के हिसाब से मैम कहाँ तक बिलोंग करती है मैम? मतलब आज का जो सिनेरियो है मैम, हमारी जो गवर्नमेंट है मैम, वो डिपेंड आदि उस टाइम पे थोड़ा बहुत सिमिलर है, इट्स डिफरेंट। देखिए, अभी हमारे डॉक्टर अनिल राय जी ने कहा कि शासन में चेहरे बदले हैं, चरित्र नहीं बदला। बड़े दुख की बात है कि ये बड़ा कटु सत्य है और अब इसे हम सबको बदलना पड़ेगा। इसके लिए आप जैसे युवा और देश के सभी नागरिक बाहर आए, निकले और एकजुट होकर व्यवस्था के परिवर्तन में अपना योगदान दें। जो भी अन्याय हो रहा हो, जहां भी आपको दुर्व्यवस्था दिखलाई दे, भ्रष्टाचार दिखलाई दे, आपको उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है। मैं और हम सभी आशावान हैं कि भविष्य में
अगर हम सब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन सत्ता के चेहरे के साथ साथ सत्ता का चरित्र भी बदलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अंजलि कन्नौजिया अपना हैंड रेज कर रही हैं। अंजलि कन्नौजिया आपका जी आपका सवाल। पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श। और अर्चना उपाध्याय मैम, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने हिंदी विज्ञापन पढ़ा था लेकिन वो मौका नहीं मिला आपको देखने का। तो हम सभी छात्रों की बड़ी जिज्ञासा थी कि आज मैम आएंगे और देखने के लिए हम खास कर आए हैं। तो मैम, और साथ में और आज का जो आपने विषय चुना, ये नाटक जो अंधेर नगरी है, वो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी हम हाल में हमारी हिंदी नाटक लगा हुआ है जिसमें हम भारत दुर्दशा पढ़ रहे हैं। तो भारतेंदु जी को समझने का एक दृष्टिकोण हमें मिला है, उसके लिए आपको हृदय से आभार। और साथ में मैम, मेरा प्रश्न ये है कि हम देख रहे हैं मैम, जैसे कि भारतेंदु जी कहते हैं कि जो सत्ता व्यवस्था है, अगर उसमें जो भ्रष्ट, जैसे कि उन्होंने अंग्रेजी शासन को केंद्र में लेकर किया, तो उस समय जो कुरीतियां उनको दिखी, जो अव्यवस्था दिखी, उसको उन्होंने अपने लेखनी में उतारा, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। लेकिन उसका समाधान में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से विरोधी पार्टियों का होना आवश्यक है, हमें विरोध करना जरूरी है, तभी हम एक स्वस्थ शासन की बात करते हैं। लेकिन जो आज हम इस समय देख रहे हैं कि जो सत्ता व्यवस्था में जो विरोध कर रहा है, उसको कड़वे घूंट पीने पड़े। ऊपर में जब हम जाते हैं, जो विरोधी उनको देख रही कितना आलोचनाएं सुननी पड़ती है। और अगर हम गांव लेवल पे आते हैं, अगर प्रधान लेवल पे आते हैं, तो हम देखते हैं तो वहां पे तो लोगों को मरवा ही दिया जाता है। तो ऐसे में आप कहती हैं कि युवाओं को बढ़कर आना चाहिए, तो पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स कह के तो हमारे खुद के पेरेंट्स नहीं घुसने देते हैं। तो आपका क्या कहना कि हम कैसे इसमें अग्रसर हों मैम? आपका विचार जानने की इच्छा है। देखिए, ये तो हमेशा से होता आया है, हालांकि बड़ा दुखद पक्ष है ये कि जिसने भी सत्य बोला उसे सूली पर लटकाया गया, क्योंकि आम जनता ने सत्य को अचानक स्वीकार नहीं किया। सत्य को स्वीकार करने में, उसे समझने में बहुत समय लगता है। ईसा मसीह को भी सच बोलने के लिए सूली पर चढ़ाया गया। जिसने बताया कि दुनिया गोल है, लोगों ने उसे भी सजा दी। तो इस तरह ये हमेशा से होता आया है, लेकिन सत्य पराजित तो नहीं हुआ, सत्य चुप तो नहीं हुआ, और सत्य झूठा भी साबित नहीं हुआ। सत्य सत्य ही रहा। तो इसलिए मैं फिर इसी बात पर कायम हूं कि हम सबको आगे बढ़ना है और सत्य ही बोलना है, सत्य का आचरण करना है। धीरे धीरे हम आशा करेंगे कि ये समाज बदलेगा, अवश्य बदलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद मैम। अन्य कोई साथी जो सवाल रखना चाहते हैं, सवाल आमंत्रित है। आज का विषय बहुत ही रोचक है। मैम ने अंधेर नगरी नाटक को चुना है, जो कि बहुत ही हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया नाटक है। तो बहुत मैम ने का उसकी कथा वस्तु है, उसको भी बहुत ही सहज तरीके से यहाँ प्रस्तुत भी किया है। तो हिंदी विषय से इतर कौन विषयों के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी कथा को सुना है। उसको सुनकर के जरूर अपने मानस में जो सवाल है वो उठ रहे होंगे। तो जो भी सवाल है, जो भी जिज्ञासा है, वो आप इस मंच के समक्ष रख सकते हैं। नीरज कुमार मिश्र जी। सादर नमस्कार अर्चना मैम। मैं नीरज कुमार मिश्र हूँ। मैम, बहुत सारगर्भित और बहुत विश्लेषणपरक व्याख्यान आपका रहा, जिससे बहुत लाभान्वित हुए हैं हम। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं 2-3 बातें मतलब टिप्पणी के रूप में करना चाहता हूँ कि आपके अंधेर नगरी को हम लोगों ने जब कॉलेज के ज़माने में पढ़ा, जब पढ़ाया तब पढ़ा, मतलब लेकिन आपको सुनने के बाद जो कुछ सवाल थे, फिर अनिल राज सर ने जो टिप्पणी की, तो बहुत सारे जो हमारे मन में जो सवाल थे वो उनका समाधान हुआ।
मेरी एक टिप्पणी में छोटी सी ये है कि अंधेर नगरी एक ऐसे राज्य का मॉडल जो आपके व्याख्यान से पता चलता है, जो एक मृग मरीचिका की तरह है, उसमें यथार्थ नहीं है, उस तरह का यथार्थ नहीं है। जिस तरह का अच्छे दिन का लालच क्या कहते हैं दिखाया जाता है, उस तरह उसमें कई सारे गोवर्धन दास हमारे जैसे कई सारे गोवर्धन दास फंस जाते हैं। और विडंबना यही है कि हम ऐसे राजाओं को खुद ही चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो राजा है वो उस तरह का है, और जो राज सत्ता का जो चरित्र है वो राज सत्ता का चरित्र चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो। अंधेर नगरी के इस नाटक में राज सत्ता के दोनों चरित्र उजागर हुए हैं। जो हमको सामने दिख रहा है वो तो उजागर हुआ ही, लेकिन जो आंतरिक चरित्र है वो भी हमारे सामने आया है। एक तरह से पूरा राजनीतिक यथार्थ से पर्दा गिराने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक ने किया है। आपका व्याख्यान सुन के मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप इस व्याख्यान ने भारतेंदु के इस नाटक को समझने में बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई भी। धन्यवाद। जी धन्यवाद नीरज जी, बहुत ही सारगर टिप्पणी करने के लिए। इसके बाद अन्य कोई साथी जो अरुणा चौधरी जी अपना हैंड रेज कर रही हैं। जी नमस्कार मैम, मैं अरुणा चौधरी। मैम आज आपका व्याख्यान सुनने को मिला। मैं तो नमस्कार। नमस्कार बेटा। मैं मैम आप ही के कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी पे नियुक्त हुई हूँ। तो आपका जो मैम अंधेर नगरी पर जो हमने उस समय पढ़ा था, उस समय भी व्यवस्था की चीजें जब ये भारतेंदु जी ने लिखा तब भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही बनी हुई है। तो वो चीजें आपने जिस तरीके से कनेक्ट करी हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत था मैम। मतलब ज्ञानवर्धक, हमें तो बहुत इससे लाभान्वित हुए। मैम आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इससे हम बहुत लाभान्वित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। जी धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद अरुणा जी। अन्य कोई विद्यार्थी या हमारे संकाय सदस्यगण जो अपना सवाल रखना चाहते हैं तो उनके लिए प्रश्न आमंत्रित हैं। अनिल कुमार निषाद जी। अनिल जी। नमस्कार राम जी सर। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस ये है कि पिछली बार जो लेक्चर हुआ था मतलब ज्वाइन नहीं कर आए थे, लेकिन आज मुझे मतलब ज्वाइन करके और अर्चना मैम का जो लेक्चर रहा मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और कैसे जो है ये 1.5-2 घंटे से ये प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल जो है समय का जो है ना एहसास जो है नहीं रहा, जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी जब भी व्याख्यान होगा तो जो है कोशिश करेंगे कि हम जो है जुड़ें और इससे जो है जो भी सीखने का जो कुछ मौका मिल जाता है उसका जो है लाभ जो है हम उठाएं जो है। तो अर्चना मैडम को जो है ना मैं मतलब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। धन्यवाद। थैंक यू अनिल सर। थैंक यू रामू जी। अनिल कुमार निषाद जी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, हैंड रेज किया है। अनिल कुमार निषाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। मैं नमस्कार। 2014 बैच में आपका ही शिष्य रहा हूँ और फिलहाल मैं अभी PhD कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से। बहुत बढ़िया। आपने जो व्याख्यान आज अंधेर नगरी पर दिया है वह बहुत सारगर्भित था और बहुत समय के पश्चात आपको सुनने का अवसर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस आभासी मंच पर उपस्थित अपने सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। इसी के साथ मैं अपना एक छोटा सा प्रश्न या जिज्ञासा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हाल ही के दिनों में
हमारे देश में कृषि कानून को लेकर जो विवाद छिड़ा है, तो कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किसान धरने पर या आंदोलन पर जगह जगह बॉर्डरों पर बैठे हुए, किंतु सत्ता के द्वारा किसानों की जो अवहेलना की जा रही है, ये इतने लंबे दौर में या इतने लंबे समय तक किसानों की समस्याओं को लेकर जो दौर शुरू हो जाना चाहिए वह अभी नहीं है। आए दिन हम किसी न किसी हिंसा का या किसी न किसी प्रकार की असहिष्णुता का माहौल देखते हैं और कहीं यह देखते हैं कि किसानों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। आज के समाज में यदि आप अंधेर नगरी और चौपट राजा की सत्ता को देखें तो आप किसानों के समक्ष आज की सत्ता को किस रूप में देखना या हमने किस रूप में उस अंधेर नगरी से जोड़ना या जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर प्रश्न अपने आप में बड़ा जटिल होता है। किसानों का प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, और अगर सत्ता चाहती तो इसे बड़े आसानी से हल किया जा सकता था, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि किसानों की तरफ से उठाए गए हैं और जायज हैं, किंतु सत्ता जो है, ऐसा लगता है कि आज वो गरीबों की नहीं है, बल्कि करोड़पतियों भी नहीं बल्कि अरबपतियों खरबपतियों की सरकार है। इसका खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है और भविष्य में इसकी चपेट में हम भी आएंगे, क्योंकि कोई भी सत्ता से जुड़ा प्रश्न हो तो उससे आम आदमी भी कहीं न कहीं अवश्य प्रभावित होता है। ये दुखद है, निंदनीय है कि किसान आज भी अपने अनुत्तरित प्रश्नों को लेकर जहां के तहां बैठे हुए हैं, खड़े हैं, और सत्ता लगातार उनकी अनसुनी और अनदेखी की जा रही है। भविष्य में कोई निर्णय सभी के हित में हो, ऐसी कामना मैं करती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अन्य कोई विद्यार्थी या अच्छा, नीतीश कुमार अपना सवाल रख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। मैम, आपने जो आज व्याख्या दिया उससे हम लोगों ने बहुत प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हमने पहले भी वो अंधेर नगरी नाटक है, तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ी थी हमने। उस हम लोगों ने कहानी के तौर पर लिया था, उस समय पता नहीं था कि ये नाटक है, लेकिन उस समय तो हम लोगों ने इसमें था, क्योंकि इसका संघात से चाहे प्रशासन का जो मतलब जिस माध्यम से जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर प्रश्न उठाए गए हैं, तो उसमें तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन बहुत कार्य मिली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, मेरा प्रश्न है कि तो मैं है कि कहीं कहीं हिंदू धर्म पे या रोकता है ब्रिटिश शासन, तो मतलब बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
लिखा है उस समय प्रशंसा नहीं। हाँ, अब आ रही है मैम, अब आ रही है जी। मैम, मेरा प्रश्न है कि भारतीय हरिश्चंद्र पे कहीं ये आरोप लगता है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन की प्रशंसा किया और उनकी कुछ पंक्तियां भी है विक्टोरिया रानी पे। तो सफाई में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई लेखक कवि उस वो लिख रहे थे अगर उसकी प्रशंसा नहीं करते तो, क्योंकि प्रेमचंद जी भी बाद में जो सोजे वतन थी कहानी सोजे तो वतन जब कर लिया प्रेमचंद था, जी का है। तो इसके लिए कवि यस मैम तो इसके माध्यम से कि मतलब जो लेखक है कवि थे सत्य व्यवस्था से मतलब डर भी था कि हम कृति जब न की जाए, जो मुद्दे समाज चाहते थे, समाज का अवगत चाहते थे, उसको दबा न दिया जाए, तो इसको लेकर भी प्रशंसा की जाती थी। तो मैम कहाँ तक उचित है किसी कवि या लेखक को किसी सत्ता का समर्थन कर प्रशंसा करना? नहीं, कवि या लेखक जो होता है, या ये कह लीजिए साहित्य जो है, वो समाज का दर्पण होता है। साहित्य में वही लिखा जाता है जो समाज में घटनाएं घट रही होती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगातार अंग्रेजी शासन का, सत्ता का विरोध किया है। उन्होंने कभी भी अंग्रेजी शासन का पक्ष नहीं लिया। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप तकनीकी ज्ञान कहिए, हमारे यहाँ रेलगाड़ी आई, हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, तो ये अंग्रेज ही अपने साथ लेकर आए थे। तो अगर मान लीजिए कि आज हम प्रिंटिंग प्रेस से लाभान्वित हो रहे हैं या रेलगाड़ी के उपयोग से लाभान्वित हो रहे हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेज की प्रशंसा कर रहे हैं, अंग्रेजी सत्ता और शासन की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। भारतेंदु जी ने हमेशा अंग्रेजी शासन के विरोध में ही लिखा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अन्य कोई श्रोता अपना सवाल रखना चाहता है तो सवाल आमंत्रित हैं। हमारे बीच में हमारे कई संकाय सदस्य उपस्थित है। सुरभि बड़वार मैम भी हैं, रेखा कश्यप जी हैं, ईरा भारद्वाज जी हैं। आप सभी के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। हाँ जी सर, मैं बोलना चाहूंगी। जी जी जी। नमस्कार सभी को। और मेरा यही कहना है कि मैडम ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम है तो इतना हमें भी नॉलेज नहीं है हिंदी की। पर ये जो हिंदी भाषा की जो शैली है कि सभी को बहुत आकर्षित करती है। और दूसरा यही कि शैली आकर्षित तो करती ही है, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश में बोलना पसंद करते हैं, पर हिंदी का जो एक प्रभावपूर्ण तरीका है वो भी हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत लाभान्वित करता है और साथ ही आकर्षित करता है। तो मैं मैडम को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान देकर के हमारे जो ज्ञान में वृद्धि भी करी है, तो उसके लिए मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जी धन्यवाद ईरा जी। जी जी धन्यवाद मैम। जरूर मैम ने जिस रोचक ढंग से और जिस सहज सरल भाषा के रूप में अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया है, तो उससे हिंदी माध्यम के अलावा जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी या शिक्षक गण हैं तो उनकी जरूर हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई होगी। अब मैम का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कार्यक्रम के अंत में मैं हिंदी विभाग के हमारे अध्यक्ष
प्रभारी डॉक्टर अमित सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वह आज के इस कार्यक्रम में व्याख्यान के प्रसंग में मैम का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद रामरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्नकाल को बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित किया और जिज्ञासाओं का वक्ता के जो वाणी है उनके बीच का जो सेतु आपने बहुत अच्छा बनाया और इस व्याख्यान की सार्थकता को आपने आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक धन्यवाद से पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी अपने भी करना चाहता हूं कि सत्ता और व्यवस्था के जो सवाल हैं, जो विषय तय हो रहा था, तो मैडम की जिज्ञासा थी कि अंधेर नगरी पर मैं बोलना चाहती हूँ, और तो मेरे एकदम से मुख से निकला कि सत्ता व्यवस्था के सवाल पर आप बात कीजिए, तो आप इस पर बात कर सकती हैं। तो मैडम ने बहुत इस पर मतलब एकदम से सोचकर और निर्णय लिया कि हाँ ये ठीक रहेगा, आप ठीक कह रहे हैं। तो वो विषय अपनी सार्थकता के साथ यहाँ पर संप्रेषित किया इन्होंने, दो राय नहीं इसमें। और जिस रचनात्मक भागीदारी से पूरा विभाग यहाँ हम सब इकट्ठे होते हैं, मैं देख रहा हूँ कि दूसरे विभागों से भी हमारे साथ अजय गुप्ता जी अर्थशास्त्र से, अनिल कुमार सिंह जी जिन्होंने टिप्पणी भी रखी, और अर्थशास्त्र से ही सुरभि जी हमारे आज के इस तीसरे व्याख्यान में भी लगातार उपस्थित हैं, शुरू से लेकर अब तक आद्यंत उपस्थित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे हिंदी डिपार्टमेंट में ले लो अब ऑफिस। हम देखिए जी स्वागत है सुरभि, हम स्वागत कर रहे हैं आपका सुरभि जी। विभाग में हम अनिल राय जी ने स्वागत किया है, पूरे विभाग की तरफ से स्वागत है, लेकिन हम आधिकारिक घोषणा नहीं कर सकते। वैसे हम सबको हिंदी परिवार का ही मानते हैं, हम सबको हिंदी परिवार में शामिल मानते हैं। क्या अर्थशास्त्र और क्या राजनीति, क्योंकि अंधेर नगरी के जो सवाल हैं वो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से ही कहीं ना कहीं संचालित होते हैं। ये मानव शास्त्र विभाग बने, उसमें सभी आ जाएंगे जी। और मैडम ने जैसे 6 अंकों की बात की, तो दूसरा जो अंक है वो बाजार का ही दृश्य है, और उस बाजार के दृश्य में कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण जिसको कहा गया है उसकी भी बात है। जो महंत के दोनों शिष्य पूर्व और पश्चिम में जाते हैं, तो नारायण दास हमारी भारतीय मेधा का प्रतीक बनता है, और जो गोवर्धन दास है वो पश्चिमी कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रतीक बनता है, जो खाया पिया समाज है, लेकिन उसके सामने अपनी उत्तराधुनिक समस्याएं हैं जहाँ सब कुछ अंत हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये भी इस नाटक के लेखन को लेकर किंवदंती रही है कि ये एक ही दिन लिखा गया, एक रात में, और बिहार के जमींदार के शोषण को लेकर केंद्रित करके लिखा गया, लेकिन उसकी अर्थ छवियां अंग्रेजों की तरफ ही कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं, जहां पर टैक्स ज्यादा लगाने की भी बात उसमें आती है। और जो सवाल अनिल निषाद जो हमारे छात्र हैं, अभी शोधार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने भी उठाया किसानों के माध्यम से, ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं, उसके साथ बहुत सारे श्रमिकों की समस्या आज के समय में हम देख रहे हैं। और ये सवाल शाश्वत सवाल होते हैं, सत्ता और व्यवस्था हमेशा रहती है, और उनसे जूझना और उससे टक्कर लेना भी जन सामान्य की कहीं ना कहीं मुरीद रहती है। अब आप देखिए कि इसमें हमारे अन्य विभागों से भी हैं, और खुद भारतेंदु ने नाटक का जो इन्होंने जो समर्पण किया है, समर्पण में इन्होंने कुछ काव्य पंक्तियां रखी हैं छंदबद्ध करते हुए। उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि ये सब चलता रहेगा, ये ऐसी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जो खोटापन है, ये चलता रहेगा, लेकिन फिर भी अंत में धर्म की जीत होती है। धर्म का मतलब जो न्याय संगत है उसकी जीत होती है। और आपने देखा कि चौपट राज को किस प्रकार उन्होंने टिकटी पर चढ़ा दिया, और वहां वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो भी छली लोगों के मन में उस यम का भय बना रहता है। वो कहते हैं जदपि लोक की रीत यही पै अंत धर्म जय, जो नाही यह लोक तदपि छलियन अति जम है। छली लोगों को फिर भी भय बना रहता है। तो ये खुद भारतेंदु ने नाटक के समर्पण में भी कहा है, और लास्ट में भी बहुत कुछ कहा। तो मैं अपने बिल्कुल तहे दिल से हमारे अन्य विभागों के साथी, हमारे विभाग के सभी वरिष्ठ शिक्षक साथी, सुमित्रा मैम से लेकर और नीचे हमारे धर्मा हैं, नीचे अंजू जी हैं, यहाँ तक जिसमें सुनीता खुराना आ गई हैं, सुनीता सक्सेना जी हैं, सरिता जी हैं, दीपिका जी आज अवकाश पर हैं इसलिए नहीं उपस्थित हो पाई। हमें खेद है इस बात का कि वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कुछ व्यस्तताएं उनकी रही हैं, वो इस वजह से नहीं आ पाई आज, तो हमने उनको मिस भी किया। और बाकी प्रमोद द्विवेदी जी हैं, रीनू जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लगता है, भरा पूरा लगता है। और अजय गुप्ता, इरा भारद्वाज, सुरभि कश्यप जी, सुरभि भारद्वाज जी, रेखा कश्यप जी, और प्राचार्य महोदय प्रशांत जी, IQAC कोऑर्डिनेटर, वो भी हमारे इस व्याख्यान में जुड़े, बहुत अच्छा लगा।
और इसी के साथ साथ ये जो शुभेच्छा है हम सब की कि ये कड़ी चलती रहे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कड़ी के अगले पड़ाव में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर अनिल राय रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक अतिथि व्याख्यान हमारा रहेगा जो डिपार्टमेंट से प्रोफेसर पूर्णचंद टंडन है। अगला व्याख्यान उनका तय किया गया है 11 तारीख को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, और एक प्रतियोगिता भी हिंदी दिवस वाले दिन 14 सितंबर को ही हम आयोजित करने जा रहे हैं। लेकिन विभागीय व्याख्यान श्रृंखला का जो 5वां व्याख्यान है वो अनिल राय जी का ही होगा, और वो इसके बाद लगभग 20-25 दिन का जो अंतर रहता है वो उसके जो भी अनुकूल समय होगा उसको हम सूचित करेंगे विभाग की तरफ से। हमारे पूर्व छात्र जुड़े, बहुत अच्छा लगा। अंकित राय हमारे साथ जुड़े, अनिल निषाद हमारे साथ जुड़े, और भी कई छात्र जो हैं वो जुड़े हैं, इससे भी अच्छा लगा। गुरु नानक देव खालसा कॉलेज से हिंदी की शिक्षिका डॉक्टर अंजू बाला हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। और अर्चना मैम मैं बता दूं बीच में जो हमारे तीनों अतिथि शिक्षक हैं, नीरज मिश्र जी, अरुणा जी, प्रणव जी, वो भी जुड़े। उनमें से उन्होंने अपनी टिप्पणी या जिज्ञासा भी रखी, तो पूरा भरा पूरा एक इसमें हमें लगा। मैं औपचारिक रूप से पूरे विभाग की तरफ से भी और हमारे वरिष्ठ जनों की तरफ से इस व्याख्यान के लिए सभी की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस उम्मीद के साथ आज हम फिर से अगले कड़ी के लिए यहाँ से विराम करते हैं कि पुनः फिर मिलेंगे। और इस अकादमी मैं पुनः एक बार सभी का जो भी इस आयोजन से जुड़े उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और 9 सितंबर 1850 जो है उसमें भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, तो आगामी 9 सितंबर को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती है। तो इस तरह से ये व्याख्यान जो है आज के दिन बड़ा सार्थक रहा, और भारतेंदु जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि रही कि हमने उन्हें एक बार उनके अंधेर नगरी के बहाने से याद किया। और जिन लोगों ने इस आयोजन में शिरकत की, डॉक्टर सुमित्रा मैम, डॉक्टर रेणु गुप्ता मैम, ईरा भारद्वाज मैम, डॉक्टर सुनीता खुराना मैम, सुरभि जी, डॉक्टर अनिल राय, डॉक्टर रामरूप मीणन जी, डॉक्टर अमित जी और अन्य सभी साथियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अनमोल समय निकालकर मुझे सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर, बधाई मैम। और रामरूप मीणा जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, इसके लिए भी रामरूप मीणा जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम सब तकनीक से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और सीख रहे हैं, और ये टिप्पणी के माध्यम से भी पता चलता है कि कितना कुछ हमारे अंदर अभी जिज्ञासाएं हैं।